Hello everyone, welcome back and a very good evening. So I hope all of you are enjoying these lectures. So now we are at the end of our course sequence of real numbers और ये sequence finish होने के बाद हम series start करने वाले हैं. तो maybe 2 more lectures to go and then we will be finishing our sequence of real numbers and then we'll start with series. And hopefully within 15 days we will be finishing our series also. ताकि हम अपना नया कोर्स जो है वो स्टार्ट कर सकें एंड ये कोर्स एंड होने से पहले इट वुड बी बेटर इफ़ यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स ईदर थ्रू टेलीग्राम और थ्रू कमेंट सेक्शन. वी वुड बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. और अभी आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा हम यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to respond to those questions which we are posting throughout those short videos. ठीक है, आप क्योंकि सीक्वेंस मैंने पढ़ाया है तो सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. ऋषभ सर ने आपको फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं. तो दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली काइंड ऑफ अ टेस्ट कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना समझ रहे हो. ठीक है, तो आपको आपके आंसर्स जो हैं वो वहाँ पे देने हैं. नो मैटर वेदर यू आर गिविंग द आंसर रॉन्ग और राइट, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग. ओके, तो आपको वहाँ पे जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं हम उनको रिस्पॉन्ड बैक भी कर रहे हैं. लाइक अगर उन्होंने गलत आंसर दिया है तो हम उनको वहाँ पे हिंट दे रहे हैं या हम उनको कह रहे हैं थिंक अबाउट इट अगेन, राइट. और जिन्होंने ट्रू बोला है तो ऑब्वियसली वी आर गिविंग देम थम्स अप. सो इट्स अ गुड वे टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड बैक एंड जितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो उन शॉर्ट वीडियोज पे उतना करो. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, सिंस यू नो दैट IIT JAM का रिजल्ट आउट हो चुका है. ठीक है, और कितना कट ऑफ रहा है तो आपको कितने अच्छे से तैयारी करनी है. तो अभी सब जो बच्चे जिनका नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, तो नाउ कीप ऑल दोज थिंग्स असाइड. ठीक है, जो हो गया एंड स्टार्ट फ्रेश. ओके, तो ये कोर्सेज जो है वो आपको कम्प्लीटली फ्री अवेलेबल हैं. तो जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो, जिनको ज़रूरत है फ्री सोर्सेज की, काइंडली प्रोवाइड दीज कोर्सेज एंड शेयर दीज लेक्चर्स विद देम. ठीक है, so the type of content that we are providing, trust me, you are not going to get it anywhere on any platform, especially free of cost. So this series is all for the students who are really looking forward for the sources from where they can learn the whole syllabus of IIT JAM. All right, चलो, सो स्टार्ट करते हैं हम. ये एक इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे अगर आपको याद हो, और वो होमवर्क क्वेश्चन जो थे वो लिमिट पॉइंट्स और लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर निकालने के थे. बट जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला कि मैं पहले क्लास में सब सीक्वेंसेस स्टार्ट करूंगी और सब सीक्वेंस स्टार्ट होने के बाद हम लोग जो ये क्वेश्चंस हैं इनका डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सब सीक्वेंस का टॉपिक और कोशिश करेंगे आज की क्लास में ही हम इसको फिनिश भी कर दें. ठीक है, सो सब सीक्वेंस क्या होता है? एनी आइडिया टू एनीवन? यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि सब सीक्वेंस क्या होती है. ठीक है, देखो आप सबने सेट पढ़ा होगा, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑब्वियसली सेट पढ़ा होगा. ठीक, तो जब कभी भी आपने सेट पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आपने सबसेट भी पढ़ा होगा, है ना? और सबसेट अगर आपसे पूछे कोई कि होता क्या है एक्चुअली, तो सबसेट कुछ नहीं होता, एक सेट ही होता है, राइट. और वो सेट कैसा होता है? जो इसके मेंबर्स को कंटेन करता है ना? तो इफ आई एम सेइंग दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक, अगर मैं ऐसा कहती हूँ A इज अ सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब क्या है? A जो है वो पूरा पूरा B में कंटेन होगा, यानी जितने एलिमेंट्स A में हैं वो ऑब्वियसली B में होंगे ही होंगे. तो इट्स काइंड ऑफ इसका छोटा वर्जन, छोटा भाई आप कह सकते हो, है ना? तो इन अ सिमिलर वे हमारे पास सीक्वेंस में भी ये कॉन्सेप्ट है सब सीक्वेंस का. तो अब अभी आप रिलेट कर पा रहे होगे ना, जैसे सेट का सबसेट होता है वैसे सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होता है. सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट्स को आप क्या करो, लेके एक नई सीक्वेंस बना दो, वो सब सीक्वेंस हो जाएगी. ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको नोट करनी. क्या? देखो जरा, इफ AN इज अ सीक्वेंस, AN इज अ सीक्वेंस, ठीक है, और इसी के सब सीक्वेंस हम बनाने वाले. तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी सीक्वेंस लेना है, ठीक है, NK. ऑलराइट, ये हमारे पास कैसी होनी चाहिए?
दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। जैसे क्या कहा मैंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो nk का मतलब क्या होगा, इट इज सिंपली गोइंग टू बी n1 देन n2 n3 n4 n5 लाइक दिस, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास n1 इज गोइंग टू बी लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन n4 लेस देन n5, ठीक। अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि n1 n2 n3 n4 n5 एक्चुअली है क्या, ठीक। तो दो चीजें हो गई, एक तो an हमारे पास सीक्वेंस हो गई और nk एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई कुछ इस तरीके से, ठीक। ओके, दिस n इज मिसिंग, ऑलराइट, ऐसा हमने लिख दिया। तो अब हमारे पास एक नई सीक्वेंस हम बना सकते हैं, ठीक है। देन द सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस क्या होगी, ANK इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज अ सबसीक्वेंस ऑफ व्हाट, सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस AN। क्लियर हुआ? तो क्या बोला हमने कि अगर हमारे पास AN एक सीक्वेंस है और AN और NK जो है वो हमारे पास कैसी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमारे पास जो ANK से नई सीक्वेंस बनेगी उसको क्या हम बोलेंगे, सब सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जरा इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं तो हमको थोड़ा सा बेटर समझ आएगा। क्या बोला मैंने, देखो AN जो हमारे पास एक क्या है, सीक्वेंस है, तो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, A1 A2 A3 A4 A5 लाइक दिस वी विल बी हैविंग। अब ये NK जो है एक्चुअली अगर आप देखोगे ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, N1 इंडेक्स N2 इंडेक्स N3 इंडेक्स। कैसे, अगर मैंने ANK लिया तो ANK बनेगा क्या, देखो ANK इज गोइंग टू बी नथिंग बट AN1, ठीक है, AN2 AN3 देन AN4, ऐसा ही कुछ बन रहा है हमारे पास, करेक्ट। तो ये इंडेक्सिंग ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AN सीक्वेंस में N1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो, ठीक है, देन N2 जो हमारा AN सीक्वेंस है उस पे N2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो। सो ये जो इंडेक्सिंग होगी ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। अभी कैसे, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ, ठीक है। चलो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल एंड वील कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन। सपोज करो मैंने एक सीक्वेंस AN ले लिया और वो मैंने लिया N, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस बन गया ये। अब देखो मैं क्या करती हूँ, AN स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है। तो N स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, बनेगा क्या, 1 देन 4, ठीक है, देन हमारे पास क्या बनेगा 9 और 16, ऐसा बन रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो तो N की वैल्यू जब 1 रखोगे तो A1 चाहिए, ठीक। देन हमारे पास क्या चाहिए, अगर A2 स्क्वायर आएगा फिर A3 स्क्वायर आएगा A4 स्क्वायर आएगा लाइक दिस। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, देखो A1 देन A4 देन दिस इज A9 दिस इज A16। और ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली सीक्वेंस के एलिमेंट्स ही तो लिखे हुए हैं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, राइट। ये सीक्वेंस के एलिमेंट्स ही लिखे हुए हैं हमारे पास, क्यों, क्योंकि AN सीक्वेंस तो कुछ ऐसी लिखी थी ना हमारे पास, कैसी, A1 देन A2 A3 A4 लाइक दिस। उसी में से देखो हमने एक एलिमेंट A1 लिया है देन A4 लिया है A9 लिया है, तो इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो NK था हमारे पास ये N स्क्वायर के बराबर है। दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आई होप अब आपको समझ आ रहा हो कि हमने सीक्वेंस के ही कुछ एलिमेंट्स को उठाया है। सी सीक्वेंस के पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं AN सीक्वेंस की बात करूं, गिव मी अ मोमेंट, ओके यस, अगर मैं AN सीक्वेंस लूं तो दिस वाज A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, ठीक है, ऐसे ही करके A16
फिर A25, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने कौन कौन से इंडेक्स को उठाया, पहले इंडेक्स को उठाया, ठीक है। फिर देखो मैंने सेकंड मतलब हमने n स्क्वायर लिया है तो हमने फोर्थ इंडेक्स को उठाया। ऐसे ही हमने क्या किया, देखो जरा, हमने A3 का स्क्वायर था तो A9 इंडेक्स को उठाया, फिर A16 हो गया, A25। तो इंडेक्स हमने क्या क्या चूज किया है, 1, 4, 9, 16, 25। कैन यू सी दैट, दिख रहा होगा आपको, 1, 4, 9, 16, 5 ये हमने इंडेक्स चूज किया। और ये जो इंडेक्सिंग है एन के, आप देख सकते हो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसके करिस्पॉन्डिंग ए एन के जब बनाओगे तो वो क्या बनेगा, A1, A4, A9, A16, A25 लाइक दिस। सो कैन यू सी, सीक्वेंस के ही हमने कुछ एलिमेंट्स रखे ना, सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट्स, उससे एक नई सीक्वेंस जनरेट हो गई। तो ANK contains elements from where, from the sequence AN. That is why what, ANK is a subsequence of AN. Hope it is clear now. Yes, clear हो गया कि जो हमारे पास ANK होगा वो क्या बनेगा, वो सब सीक्वेंस बनेगा किसका, AN का। तो आप देखो ANK जो सब सीक्वेंस है दैट एक्चुअली कंटेन्स व्हाट, दैट एक्चुअली कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस AN। तो क्या बनेगा यहाँ पे, A1 क्या था हमारे पास 1, A4 पे कौन था 4, A9 पे 9 था, A16 पे 16 था, आगे आएगा A25 उस पे 25 है, लाइक दिस। क्लियर। उसी तरह देखो ये जो NK हमने n स्क्वायर चूज किया है तो इसे कुछ और भी तो चूज किया जा सकता है। हो सकता है कोई A2n चूज कर ले, तो क्या बनेगा A2, देन 2 दोगे आप तो A4, 3 दोगे तो A6, A8, ये देखो ऐसा बन गया, A10 बन जाता। तो बेसिकली ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास सब सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स, इवन इंडेक्स है ना। देखो जो AN सीक्वेंस है हमारे पास A1, A2, A3, A4, उसमें से हमने इवन इंडेक्स वाला चूज कर लिया, तो ये क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। फिर सॉरी सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है ना, इवन है, तो A2 पे 2 है, A4 पे 4, A6 पे 6, देन 8, 10, ठीक है, 12 लाइक दिस। तो और ये सारे एलिमेंट्स देखो कहाँ से आ रहे हैं, सीक्वेंस से। यहाँ पे देखो A2n-1 भी बना सकते हो, तो वो क्या बनेगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो A1, 2 रखोगे तो A3, A5, A7, A9 लाइक दिस। तो ये क्या है, दिस इज द सब सीक्वेंस ऑफ AN, और ये कैसा है, ऑड इंडेक्स वाला है ना। देखो सारे ऑड इंडेक्स, और इंडेक्सिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 1, 3, 5, 7, 9, 11 लाइक दिस। तो आई होप आपको फर्क समझ आया होगा सेट और सबसेट में। जैसे कहने का क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक सेट A हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है A, ठीक है, तो उसमें हमने ले लिया 1, 3, 9, -1, 0, ठीक है। तो अब अगर आपने एक B सेट लिया जिसमें आपने दे दिया क्या, 3, -1, तो B जो है वो सबसेट हो गया A का, करेक्ट है। लेकिन वहीं पे अगर मैं सपोज ये B1 था, ठीक, यहीं पे मैं B2 ले लेती हूँ सपोज -1 और 3, तो इस केस में B2 जो है वो भी सबसेट होगा A का। क्यों, क्योंकि जो भी X बिलोंग कर रहा है B2 में वो A में भी बिलोंग कर रहा है, यानी X बिलोंगिंग टू B2, X बिलोंग्स टू A फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू B2, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। X बिलोंग्स टू A फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू B2। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास B2 जो है वो सबसेट हो गया किसका, A सेट का, ठीक है, दोनों ही केसेस में B1 और B2। लेकिन अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, ठीक है, सपोज करूं मैं एक सीक्वेंस लेती हूं AN, ठीक, और वहां पे मैं क्या लिख दे रही हूं, वहां पे सपोज करो ये लिखा हुआ है A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। और अब मैं एक सीक्वेंस ANK मैंने ऐसा चूज कर लिया, कैसा कि यहां पे मैं लिख रही हूं A2, यहां आ रहा है A5, A1, फिर यहां लिखा A4, A5, फिर यहां लिख दिया हमने सपोज A3।
तो यहाँ पे ANK जो है दिस इज नॉट अ सब सीक्वेंस ऑफ व्हाट AN। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो आपने NK चूज किया है वो क्या आ रहा है, देखो 2, क्योंकि पहले A2 दिया है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4, 5, 3, और कहीं से भी ये आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नजर नहीं आ रहा है, राइट, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 लेस देन 1 नहीं है। सेम चीज 5 और 3 के लिए। अभी लॉजिक समझ आया? उसका रीजन क्या है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता एलिमेंट का, बट सीक्वेंस में मैटर करता है, वही चीज सब सीक्वेंस में होगी। ठीक है, तो सब सीक्वेंस के एलिमेंट्स को कंटेन जरूर करेगा, बट उनका जो इंडेक्स होगा एलिमेंट्स का जो सब सीक्वेंस कंटेन कर रहा है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन के बाद अब जो मैंने यहाँ पे सब सीक्वेंस के बारे में लिख रखा है वो आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है कि भाई अगर हमारे पास AN एक सीक्वेंस है तो उसका हम सब सीक्वेंस बना सकते हैं बाय टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस AN, बट रिमेंबर इंडेक्सिंग शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हम रैंडमली एलिमेंट्स को उठा के नहीं ले सकते, कोई भी सब सीक्वेंस नहीं बना सकते। क्लियर? जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस लिया BN सपोज करो, ठीक है, और वो जो बहुत हम हर ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम्पल में यूज करते हैं -1 की पावर n। ठीक है, अब देखो अगर मैं B2n चूज करती हूँ, अगर फिलहाल चलो इस पे ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, BN पे। तो अगर मैं BN की बात करूं तो BN सीक्वेंस हमारे पास कैसा नजर आएगा, दिस इज B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये कैसा, देखो -1 की पावर 1, -1, -1 की पावर 2, 1, ऐसे ही देखो ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऑल राइट। अब यहां देखो अगर मैं इसके सब सीक्वेंस बनाना चाहूं तो मैं B2n एक सब सीक्वेंस बना सकती हूँ। B2n क्या बनेगा, n की वैल्यू को 1 दोगे, B2, B4, B6, B8, B10। जिन बच्चों को सब सीक्वेंस नहीं पता है इसलिए मैं बहुत डिटेल में और बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इतना बता दो तो सब सीक्वेंस समझ आ जाता है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सो दैट जिनको नहीं समझ आया वो समझ ले। तो अब देखो B2 कौन है हमारा, और ये 2, 4, 6, 8, 10 इंडेक्सिंग जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऑब्वियस सी बात है B2n BN का क्या बन गया, सब सीक्वेंस। और यहां देखो सिर्फ और सिर्फ ये आएंगे 1 आ रहे हैं ना, क्लियर हुआ? तो इसलिए हमने क्या देखा कि B2n जो है ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सब सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स, या फिर इवन इंडेक्स कह सकते हो, है ना। वहीं पे अगर किसी ने B2n -1 ले लिया तो क्या बनेगा, B1, B3 ऐसा कुछ बनेगा, B5, B7, B9, और यही क्यों लिख रही हूं क्योंकि ये आगे अपने को काम आने वाले। तो ये क्या बन जाएगा, देखो दिस इज गोइंग टू बी -1, -1, -1, क्योंकि आप देखो जो BN सीक्वेंस है उसके सारे ऑड इंडेक्स पे -1 है, क्योंकि -1 की पावर ऑड नंबर इज -1। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस वुड बी कॉल्ड एज सब सीक्वेंस ऑफ व्हाट, ऑड नंबर्स। ठीक है, अब देखो केवल ऐसा नहीं कि ऑड और इवन बस इतने ही एग्जिस्ट करते, नो दिस इज नॉट द केस। इसके अलावा भी बहुत सारे सब सीक्वेंस होते हैं, जैसे हो सकता है किसी ने B3n चूज कर लिया तो क्या बनेगा, B1, 3 की n की वैल्यू 2 दोगे तो B6, फिर n की वैल्यू को 3 दोगे तो क्या बनेगा, B9, 4 दोगे तो B12, 5 दोगे तो 15, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो देखो इंडेक्स जो है 1, 6 या 3n ही देख लो आप, तो इंक्रीजिंग है सीधे सीधे। भाई nk ही तो देखना होता है, nk जब आप 2n दे रहे हो तो ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि नहीं है, आपने देखा हुआ है। ठीक, 2n -1 दो या 3n दो, सब इंक्रीजिंग ही है, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वही हम कर रहे हैं। तो अब देखो B1 क्या था, -1 था, B6 हमारे पास 1 था, B9 -1 था, B12 हमारे पास 1 है, B15 -1 है, तो देखो वापस बन गया ना, क्लियर हुआ। सो दिस इज ऑल्सो अ सब सीक्वेंस। तो ऐसे आप चाहो तो बहुत सारे इंडेक्स का बना सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक, चलो तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं सब सीक्वेंस के बारे में,
और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट्स जो है वो करेक्ट कैसे, ठीक है। सो गिविंग सम नोट्स ऑन दिस एंड डोंट वरी, हम इस पे एग्जाम्पल्स करने वाले। एक्चुअली इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत अच्छा है। सबसीक्वेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए ना कि चलो सीक्वेंस पढ़ लिया तो सबसीक्वेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसीक्वेंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसीक्वेंस को पढ़ने से समटाइम्स वी आर एबल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। तो यूजिंग सबसीक्वेंस, लेट मी राइट इट फॉर यू, ताकि किसी को लगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं सबसीक्वेंस। यूजिंग सबसीक्वेंस वी कैन डिटरमाइन what we can determine the nature of sequence, ठीक। अब कैसे हम सब सीक्वेंस पढ़ के सीक्वेंस का नेचर पता कर सकते हैं, ये अभी हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, प्रूव भी करेंगे, तो हम समझेंगे ये बातें, ठीक। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे क्या कि एक सीक्वेंस खुद की सब सीक्वेंस होती है, ठीक है। लिखती हूं फिर एक्सप्लेन करती हूं। दैट every sequence is a subsequence of itself। ये बात तो समझ आई गई होगी। every sequence is a subsequence of itself कैसे? अगर सपोज करो मेरे पास एक सीक्वेंस an है, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, nk को मैं n के बराबर ही चूज कर लूंगी ना, तो मेरे पास ank जो है वो क्या हो जाएगा, an के बराबर ही हो जाएगा ना, ank इज इक्वल्स टू an। तो वही हमने लिखा हुआ है कि हर सीक्वेंस में वो जो सीक्वेंस है वो खुद की एक सब सीक्वेंस है, ठीक है। और अगर अब आपने थोड़ा बहुत नोटिस किया होगा तो अब आप ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि हम किसी भी सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं। यस, क्या पता कर पा रहे हो ये बात? जैसे देखो, अगर मेरे पास an एक सीक्वेंस है तो मैं nk को कुछ भी चूज कर सकती हूँ। n चूज कर लूँ, n+1 चूज कर लूँ, n+2 चूज कर लूँ, n+3 चूज कर लूँ, ऐसे कर सकती हूँ। देन सपोज क्योंकि ये सब मोनोटोनिकली, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होंगे, n² चूज कर लूँ, n³ चूज कर लूँ, n⁴, n⁵, ऐसे कुछ भी चूज कर सकती हूँ, है ना। फिर हमने 2n चूज कर लिया, 2n+1 चूज कर लो, आप 2n+2 कर लो। तो यहाँ वाले में जैसे आपको 2, 4, 6 इंडेक्स पे एलिमेंट मिलेगा, है ना, यहाँ पे आपको 3, 5, 7 पे मिलेगा, यहाँ देखोगे तो 4 पे मिलेगा, पहले मिल रहा है। जब सपोज आपने n की वैल्यू 1 दी तो 4 पे मिला, n की वैल्यू आपने जब 2 दी तो 6 पे मिल रहा है, ठीक, समझ आ रही है बात। n की वैल्यू आप 3 दोगे तो 8 पे। तो ऐसे भी आप बना सकते हो इनफाइनाइटली मेनी इंडेक्स, एज सच देयर इज नो प्रॉब्लम। बात समझ आ रही है? होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन क्रिएट मल्टीपल काइंड ऑफ अ nk value and then you can create so many subsequences whatever you want, ठीक है। यहीं पे n² + 1 कर लिया, n³ + 2 कर दिया, whatever। so like this you can create so many subsequences of a sequence। तो उसी में से बोला गया है कि एक सीक्वेंस खुद की क्या होती है, सबसीक्वेंस होती है, ठीक। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच वी वॉन्ट टू राइट डाउन। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो ये लिखती हूं मैं और फिर आपको समझ आएगा। वही जो उतनी सेट और सबसेट, सीक्वेंस, सब सीक्वेंस में फर्क समझाने की कोशिश कर रही थी। द टर्म्स ऑफ अ सब सीक्वेंस अकर इन द सेम ऑर्डर, अकर इन द सेम ऑर्डर in which they occur in original sequence, ठीक है। ये बात समझ आ गई? वही कह रही हूं कि ऑर्डर उनका चेंज नहीं होगा, बिकॉज सबसीक्वेंस भी खुद में क्या है, एक सीक्वेंस है ना, राइट। सबसीक्वेंस इटसेल्फ इज अ सीक्वेंस, सो द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स कैन नेवर एवर बी चेंज्ड। और अब देखो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लास्ट, क्या कि सपोज करो, सपोज, या फिर चलो ऐसे लिखते हैं
let an is a subsequence of सीक्वेंस bn. ठीक है, तो मतलब सीक्वेंस an में जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, सीक्वेंस bn के होंगे. एंड क्या इंफॉर्मेशन है, जो bn है वो क्या है, वो हमारे पास सब सीक्वेंस है किसकी, सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस cn. तो मतलब जो सब सीक्वेंस bn होगी उसमें सारे एलिमेंट cn के होंगे. तो यहां से हम अपने आप ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, क्या कि an इज अ सब सीक्वेंस ऑफ व्हाट, सीक्वेंस cn. है ना, सिंपल है, क्योंकि an के सारे एलिमेंट bn में होंगे और bn के सारे एलिमेंट किस में होंगे, an में, तो ऑटोमेटिकली an के सारे एलिमेंट cn में होंगे ना. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट था हमारे पास, समझ आ गया. So these are few important points whenever somebody starts with the subsequences. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ थ्योरम्स, उनमें से कुछ का हम प्रूफ भी लिखेंगे. और जो मैंने आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है ना, क्या, यूजिंग सब सीक्वेंसेज यू कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सीक्वेंस, वो अब इन थ्योरम्स के थ्रू आप समझ जाओगे कि क्या कहने का मतलब है. ठीक, तो शुरू करते हैं अपना थ्योरम नंबर 1. और थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, लेट्स सी इट. ओके, ठीक है भाई, तो लिखते हैं कि हमारे पास जो थ्योरम 1 है वो क्या कहती है. थ्योरम 1 सेज दैट इफ योर सीक्वेंस कन्वर्जेस टू L. ठीक है, इफ अ सीक्वेंस an converges to L, then, अभी आपको पता था एक सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंसेज हो सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस an also converges to L. क्लियर हुआ. सो व्हाट डज इट इम्प्लाई कि अगर एक सीक्वेंस an कन्वर्ज कर रही है L पे, तो उसके हम जितने भी सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं विच आर इनफाइनाइटली मेनी, सो वो सारे के सारे सब सीक्वेंसेस भी कैसे होंगे, कन्वर्जेंट होंगे. नॉट ओनली कन्वर्जेंट, दे आर ऑल्सो गोइंग टू कन्वर्ज एट द सेम लिमिट L. सो नाउ हियर द पॉइंट कम्स कि मैम अभी तो आपने बोला था कि हम सब सीक्वेंस को स्टडी करके सीक्वेंस an के नेचर पे कुछ कहेंगे. यहाँ तो उल्टा हो रहा है, तो सब सीक्वेंस का यूज क्या है, तो सब सीक्वेंस का यूज जो है वो इसके कन्वर्स पार्ट में. ठीक है, तो वी विल लुक फॉर द कन्वर्स पार्ट ऑफ दिस थ्योरम, बट बिफोर दैट ट्राई टू प्रूव दिस थ्योरम, बिकॉज सेक्शन बी में कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं और उनको अगर हमें प्रूव करना आता है तो हम इजीली उनको देख सकते हैं वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि उसका हर एक सब सीक्वेंस जो होगा वो L पे जाएगा अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस an है, उसका जो कि कन्वर्जेंट है, तो उसकी एक सब सीक्वेंस मान लेते हैं. और अभी हम nk लेके चल रहे थे तो वही मानते हैं. लेट ank बी अ व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी अ सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस a. ठीक है, और हमें अभी अभी ये भी पता है क्या कि जो सीक्वेंस an है वो क्या कर रही है, वो कन्वर्ज कर रही है L पे. अब वो L पे कन्वर्ज कर रही है तो हमने कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, वो लगा दो. फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n0. ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n0 फॉर विच व्हाट हैपेंस, mod an minus L is less than epsilon for every n greater than or equals to n0. करेक्ट, यानी कि the interval L minus epsilon to L plus epsilon will contain infinitely many elements of the sequence except for the initial n0 minus 1 number of terms. ठीक है, जिसको हमने लिमिट पॉइंट में एक अलग तरीके से देखा था वो मैंने समझाया आपको. ठीक, ऐसा होगा. अब देखो यहीं पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे और वहां से वी आर डन विद द प्रूफ. अगर ऐसा है, ठीक है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0 ये होल्ड हो रहा है,
तो क्या हम एक नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं? राइट, हमेशा वी कैन फाइंड क्या, एक nk नॉट, ठीक है, जो कि क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, सच दैट व्हाट हैपेंस, जो nk नॉट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट हो जाए। देखो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास n नॉट एक नेचुरल नंबर है, तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम एक और चीज निकाल सकते हैं। देखो अगर हमारे पास ये nk जो है वो क्या हुआ, ये nk नॉट से बड़ा हो गया या बराबर है, तो देखो ये nk के लिए हम कुछ लिख सकते हैं क्या? यस, तो ये nk जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट हो जाएगा। भाई क्यों? ऐसा देखो, 1 अगर ऐसा कुछ हम लिखते हैं 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड 1 इज ग्रेटर देन 2, तो ऑटोमेटिकली 1 ग्रेटर देन, लेट्स, आई एम सो सॉरी, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग यू इज दैट कि हमारे पास जो 2 है, सपोज करो, ठीक है, 3 बड़ा है किससे? 2 से, और 2 जो है वो किससे बड़ा है? 1 से, ठीक। तो ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं ना कि 3 इज ग्रेटर देन 1, तो वही चीज यहाँ पे n नॉट, nk नॉट और nk के बीच में है, ठीक है। क्या हुआ कि हमने डेफिनेशन लगाई सीक्वेंस an के कन्वर्जेंस की, दैट वी हैव अ सीक्वेंस an विच कन्वर्जेस टू l, इट मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर मस्ट बी अ नेचुरल नंबर फॉर विच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, ठीक। और n नॉट क्योंकि एक नेचुरल नंबर है, तो रियल नंबर का प्रॉपर्टी है कि अगर मैं आपको एक नेचुरल नंबर दूंगी तो आप उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर फॉर श्योर मुझे दे दोगे, वो यूज किया। अब हमने जो सब सीक्वेंस अज्यूम करी थी उसका इंडेक्स यूज किया, मान लिया कि जो हमारा nk है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू nk नॉट है, ठीक। हम चूज तो कर ही सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में। जैसे मैंने क्या बोला, देखो यहां समझने की कोशिश करते हैं, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, मेरे पास an एक सीक्वेंस था, ठीक है, जो l पे जा रहा था। तो अभी हमने रियल लाइन पे कन्वर्जेंस ऑफ थ्योरम समझा था कि सपोज करो ये मेरा n नॉट है, ठीक। तो इससे बड़े जितने भी n नॉट होंगे उनके लिए मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, इस n नॉट से बड़ा एक नेचुरल नंबर तो फॉर श्योर हम ढूंढ सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाट, रियल नंबर्स, nk नॉट हो जाएगा। और सब सीक्वेंस क्या होती है, अगर मैं कहती हूं कि ank इज व्हाट इज सब सीक्वेंस, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो nk है मेरे पास वो कैसा है, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, करेक्ट, ऐसा कुछ होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये जो nk है वो मेरे हाथ में है ना अभी के लिए फिलहाल, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये nk जो है वो nk नॉट से बड़ा चूज कर सकती हूँ कि नहीं चूज कर सकती हूँ? चूज कर सकती हूँ। तो अब यहां से जितने इंडेक्स हैं वो ये वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो कर ही रहे ना, तो डोंट यू थिंक सो कि यहां से सपोज इसको मैं अगर मार्क करती हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक, तो therefore what we can say from 1 we can simply say that mod ank minus l is also less than epsilon for all n k greater than equals to n नॉट। और ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि ank क्या है, कुछ नहीं, वो सीक्वेंस ank ही एलिमेंट हैं जो यहां पड़े हुए हैं इन इंडेक्स पे। तो nk इज अ इंडेक्स फॉर सीक्वेंस an ओनली, तो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट के लिए तो होल्ड कर रहा है, तो nk भी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट ही है, तो उसके लिए भी होल्ड करेगा। तो यहां से क्या पता लगा कि जो मेरे पास सीक्वेंस सब सीक्वेंस ank होगा वो भी l पे जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई फ्रॉम हियर वी प्रूव्ड दैट एवरी subsequence of a convergent sequence is convergent. Hope it is clear. ठीक, and not only convergent, it converges to same limit. ठीक, अब पॉइंट आता है कि क्या मैं कह रही थी कि सब सीक्वेंस को स्टडी करके हाउ कैन वी से समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द इनिशियल सीक्वेंस, तो वो छुपा है इस थ्योरम के कन्वर्स पार्ट में। तो इफ आई से व्हाट अबाउट द कन्वर्स पार्ट, एनी आइडिया टू एनीवन, कन्वर्स पार्ट ऑफ थ्योरम 1
क्या कहता है कन्वर्स पार्ट, एनी आइडिया? ओके, ठीक है। तो कन्वर्स पार्ट जो है वो नीड नॉट टू बी ट्रू होगा, ठीक है, दैट इज श्योर नहीं है कि वो ट्रू हो, ठीक है। अब कैसे? नीड नॉट टू बी ट्रू। अब देखो जरा, कन्वर्स पार्ट क्या बोलता है कि अगर सीक्वेंस जो है हमारे पास उसके एक, दो या इनफाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करें, तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो यहां में मैं लिख देती हूं क्या कि 1, ठीक है, इफ अ सब सीक्वेंस और इवन इफ इनफाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंसेस 1, 2, ओके, लेट मी राइट इट इन अ शॉर्ट फॉर्म ताकि आपको याद रहे, 1, 2 और इनफाइनाइटली मेनी subsequences you can write like this, okay, even if 1, 2 or infinitely many subsequences of any sequence are convergent, the sequence may or may not be convergent, may or may not be convergent। क्लियर हुआ क्या बोल रही हूं मैं? अगर एक सीक्वेंस है हमारे पास, उसकी 1, 2, 4, 5 कितनी भी फाइनाइटली या इनफाइनाइटली सब सीक्वेंसेस जो हैं वो अगर कन्वर्ज कर रही हैं तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करे। एग्जाम्पल आपके सामने अभी हम पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले, -1 की पावर n, ठीक है। इसकी आप सब सीक्वेंस ले लो B2n, जो कि इवन नंबर सब सीक्वेंस था 1, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये 1 पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। B2n -1 ले लिया हमने, -1, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट सीक्वेंस दैट इज गोइंग टू कन्वर्ज एट -1। तो इंडिविजुअली ऐसे आप बहुत सारे सब सीक्वेंसेस बना सकते हो, ठीक है, ये सब कन्वर्ज करेंगे, बट हमारे पास जो सीक्वेंस Bn है वो कैसी है? वो डाइवर्जेंट है, दैट इज नॉट एट ऑल कन्वर्जेंट, ठीक है। समझ आ गई बात? जिसको कुछ लोग ऑसिलेटरी बोलेंगे, बट एज आई टोल्ड यू दैट वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर ऑसिलेटरी, ठीक है। हम ऑसिलेटरी को भी डाइवर्जेंट के केस में ही स्टडी करेंगे फॉर आवर एग्जाम। अंडरस्टूड? सो इवन इफ द subsequences of any sequence are convergent, you cannot say anything about the convergent nature of the subsequence, sorry sequence, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन देखो, एक तो ये पता लगा, तो इसको यूज कैसे करोगे? कन्वर्स पार्ट को कैसे यूज करना है हमने, वो थ्योरम 2 बताएगी हमको, ठीक है। तो मैं आपको थ्योरम 2 बताती हूँ और फिर हम देखते हैं कि थ्योरम 2 से हमको क्या पता लग रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद थ्योरम नंबर 2, गिव मी अ minute and we are going to write it, okay, yep। so थ्योरम नंबर 2 हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और वो क्या कहती है देखते हैं। so it says that if the subsequences what A2n-1 यानी ऑड इंडेक्स वाली एंड A2n, ठीक है, आर कन्वर्जेंट। इससे पहले मैं एक नोट लिखती हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कैसे जरा देखते हैं। तो अभी हम जो पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए कि अगर हमारे पास किसी भी सीक्वेंस के फाइनाइट या इनफाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंस जो हैं वो कन्वर्जेंट हैं, तो सीक्वेंस में और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। तो कुछ बच्चों को रिजल्ट पता होता है, बट वो आधा अधूरा रिजल्ट पता होता है, क्या कि सब
अब देखो इनफाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंसेस तो हम नहीं चेक कर सकते, तो हमारे पास एक रूल बनाया गया, उसको हमने एक थ्योरम के फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर क्या कि सपोज करो हमारे पास एक सीक्वेंस an है, ठीक है, और हमने उसके 2 सब सीक्वेंसेस को केवल चेक करना है। क्या वो हो गए हमारे क्या a2n-1 जो कि ऑड वाला है और a2n, ठीक है, ये हमारा ऑड इंडेक्सिंग वाला है, ये इवन। तो कुछ बच्चों ने ये पढ़ा कि अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हो गए, ठीक है, अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हो गए तो वो ये बोल देते हैं कि जो मेरे पास सीक्वेंस an है वो भी कन्वर्जेंट होगा, बट दिस रिजल्ट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत रिजल्ट है, ठीक है, कि अगर आपके पास ऑड और इवन वाला जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, दिस इज रॉन्ग। तो इफ, लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू, इफ 2n-1 and what and 2n subsequences are convergent, तो हम अपने सीक्वेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, देन an need not to be convergent, need not to be convergent। क्लियर हुआ? लेकिन हाँ, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास हो तो हम an के कन्वर्जेंट नेचर पे आंसर कर सकते हैं, और वो क्या है कि इफ द सीक्वेंस a2n-1 एंड a2n of a sequence an converges, बट कन्वर्ज होने के साथ साथ कहाँ पे कन्वर्ज करे, कन्वर्जेस टू सेम लिमिट l, ठीक है, कन्वर्जेस टू सेम लिमिट l, तब हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस के नेचर पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, और वो क्या होगा, देन द सीक्वेंस an also converges to l, देन सीक्वेंस an also converges to l। बात क्लियर हुई कि अगर हमारे पास, अब देखो यही मैंने आपको बोला था ना कि सब सीक्वेंस को पढ़ने का रीजन ही यही है कि हम अपने सीक्वेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। तो मेरे पास एक सीक्वेंस an थी जिसका नेचर ऑफ कन्वर्जेंस पता करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी 2 सब सीक्वेंसेस देखी। अब देखो ये रिजल्ट आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है और बहुत कुछ एडिशनल काम करने से बचा रहा है। क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी सब सीक्वेंसेस होते हैं, उनको चेक करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इस थ्योरम ने हमारा काम आसान कैसे कर दिया, अब हमें सिर्फ 2 सब सीक्वेंसेस चेक करनी, एक तो ऑड इंडेक्सिंग वाली और एक हमारे पास इवन इंडेक्सिंग वाली। अगर ये दोनों कन्वर्ज कर गई और कन्वर्ज करने के साथ साथ सेम लिमिट पे कन्वर्ज करी, कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू सेम लिमिट l, तो आप क्या बोल दोगे कि जो सीक्वेंस an है वो भी हमारा l पे कन्वर्ज कर जाएगा। क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट दिस थ्योरम आस्क यू टू डू एंड टू डू समथिंग अबाउट योर सीक्वेंस an। तो इजी है ना रिजल्ट? अब तक तो बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हमने ये कर लिया। क्लियर हुआ? और देखो इस थ्योरम के कन्वर्स पार्ट पे तो कोई सवाल जवाब ही नहीं है ना। कन्वर्स पार्ट ये बोल रहा है इस थ्योरम का कि अगर an l पे कन्वर्ज कर रहा है तो ऑड और इवन वाला भी l पे जाएगा। तो अभी तो हम थ्योरम 1 पढ़ के आए कि अगर कोई सीक्वेंस an कन्वर्ज करता है, ठीक, तो उसका हर एक सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा, इनफैक्ट सेम लिमिट पे। तो कन्वर्स पार्ट भी क्या होना है, ट्रू ही होना है इसका। क्लियर हुआ? तो अब देखो अगर मुझे इसका प्रूफ लिखना हो तो बहुत आसान है ना इसका प्रूफ लिखना। प्रूफ हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें बोला गया है कि a2n-1 जो है वो l पे कन्वर्ज करता है और जो a2n है वो भी l पे कन्वर्ज करता है। तो हमें प्रूफ करना है कि सीक्वेंस an भी l पे जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0, अभी मैं इसको चेंज करूंगी तो फिलहाल मैं n लिख रही हूँ, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n1 लिख देती हूँ, ठीक है, सच दैट क्या हो रहा हो, मॉड a2n-1 माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1। अब आपको पता लग गया होगा मैंने n1 क्यों लिखा है, ठीक है, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस कोर्स में, बिकॉज a2n-1 एक अलग सीक्वेंस है, a2n एक अलग सीक्वेंस है। तो दोनों n1 और n0 अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक नोटेशन है, बट वो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट सीक्वेंसेस के लिए। तो इसलिए टू अवॉइड द कंफ्यूजन आई एम जस्ट राइटिंग n1, ठीक है, ऐसा लिख लिया मैंने।
अब सेम चीज, बिकॉज A2n भी L पे जा रहा है, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर N2, ठीक है, सच दैट व्हाट हैपेंस, mod A2n minus L is less than epsilon for all n greater than equals to N2. अब देखो मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था, अगर आपको याद हो, क्या लॉजिक समझाया था, यहां देखो, ये मेरे पास सीक्वेंस का इंडेक्सिंग लगा हुआ है, ठीक है, 1 2 देन दिस इज 3 4 5 6, सपोज करो यहाँ पे कहीं मेरा N1 हो गया, ठीक, यहाँ कहीं मेरा N2 हो गया और ये चल रहा है, ठीक। तो अब यहां से देखो जरा, इस केस में क्या पता लग रहा है कि जो N1 है वो ग्रेटर देन N2 है, सॉरी N2 जो है वो ग्रेटर देन N1 है, क्लियरली नजर आ रहा है हमको, ठीक है, कि जो N1 है वो लेस देन N2 है। तो A2n माइनस 1 माइनस L लेस देन एप्सिलॉन किसके हो रहा है, लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू N1, एंड A2n माइनस L जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू N2। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई मतलब हर एक an के लिए मॉड an माइनस 1 सॉरी मॉड an माइनस L लेस देन एप्सिलॉन होगा किसके लिए, मतलब वो ऑड के लिए भी हो जाए और इवन के लिए भी हो जाए, तो N2 के लिए होगा कि नहीं होगा, चेक करो, क्योंकि इनके बीच में जो एलिमेंट छूट जाएंगे वो N2 वो N1 वाले को तो फॉलो नहीं कर पाएंगे ना, समझ आया। वही केस अगर रिवर्स कर दो, मतलब ये वाली इनइक्वालिटी किसके लिए होल्ड होगी, तो वो ऑब्वियस सी बात है N2 के लिए होल्ड होगी ना, और ये मैक्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत पहले समझा रखा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम N0 को चूज कर लेंगे मैक्स ऑफ N1 एंड N2, और फिर हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट N0 फॉर विच व्हाट हैपेंस, फॉर विच mod A 2n minus 1 minus L is also less than epsilon, and mod A 2n minus L is also less than epsilon for all n greater than equals to N0। तो अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है, अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट N0 such that what happens, mod an minus L is less than epsilon for all n greater than equals to N0। It implies what, that sequence an converges to L। अरे भाई सारे ऑड नंबर्स के लिए हो रहा है, सारे इवन नंबर्स के लिए हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा है ना। तो ये मैक्स का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था, ठीक है, क्लियर हो गया, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो, तो दैट इज वाई वी हैव कंसीडर्ड व्हाट, वी हैव कंसीडर्ड द मैक्स वैल्यू ऑफ N0। ये इनफैक्ट सेकेंड लेक्चर में भी समझाया था जब कन्वर्जेंस ऑफ लिमिट का डेफिनेशन बताया था, ठीक, तो याद रखना है इसको। और यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको पता लग रही है सीक्वेंस का नेचर पता करने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी आर स्टडिंग, और वो क्या है, सपोज करो एक सीक्वेंस an थी मेरे पास, ठीक है, आपने क्या किया, उसका एक सब सीक्वेंस बनाया A2n इवन वाला, एंड उसका आपने एक और सब सीक्वेंस बनाया A2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 जो भी आप कह लो, किसका, ऑड वाला, ठीक। और अब आपने क्या किया, इन दोनों की लिमिट निकाली, ठीक, क्या किया आपने, लिमिट निकाला, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे A2n निकाला, सपोज करो वो L1 आ गया, एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आपने A2n माइनस 1 निकाला, वो L2 आ गया। इतनी इंफॉर्मेशन से आप इस an सीक्वेंस के बारे में बहुत कुछ गैदर कर सकते हो। क्या, पहला पॉइंट कि अगर मेरे पास L1 और L2 बराबर हो गए, यानी बोथ द सब सीक्वेंसेस of even and odd indexing are converging to same limit, तो इसका मतलब सीक्वेंस an क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और उसके साथ साथ उसकी भी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, an की, चाहे आप L1 बोल दो या L2, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक। वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, कि अगर आपका L1 और L2 बराबर नहीं आया,
यानी कि दोनों सब सीक्वेंसेस जो हैं वो क्या हो रही हैं, वो कन्वर्जेंट तो हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आपस में बराबर नहीं है। तो सीक्वेंस एन के बारे में वापस से इंफॉर्मेशन बोल सकते हो कि सीक्वेंस एन डाइवर्जेंट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस एन का मोनोटोनिसिटी या फिर बाउंडेडनेस देखने गए ही नहीं, सब सीक्वेंस से आंसर कर दिया, दोनों डिफरेंट लिमिट पे जा रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज एक और देखो यहाँ पे कि अगर हमारे पास इफ 1 और 2 बोथ, या फिर इन शॉर्ट में L1 और L2 के रिस्पेक्ट में ही अगर लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकती हूं कि इफ L1 या L2 या दोनों, इफ L1 और L2 और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप वापस से क्या कह सकते हो कि सीक्वेंस एन जो है वो डाइवर्जेंट होगी। अब देखो, अगर जिनको समझना है ये पॉइंट तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में समझने की कोशिश करो। मान लो आप कह रहे हो कि मैम L1 और L2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो सब सीक्वेंस जो है हमारे पास A2n और A2n-1 वो क्या डाइवर्ज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो ऑब्वियसली डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो भी हम कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो आप देखो, ये आपका जो थ्योरम 1 आपने पढ़ा था उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। थ्योरम 1 क्या पढ़ा कि सीक्वेंस एन अगर कन्वर्जेंट है तो उसका हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, तो फिर तो इम्पॉसिबल है ना कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, फिर तो हर सब सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करेगा और सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि अगर दोनों में से किसी भी एक सब सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है। क्लियर? जैसे अभी देखो, हमने एक -1 की पावर n में 3n सब सीक्वेंस लिया था, ये देखो B3n -1 1 -1 1, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट ही तो है, डाइवर्जेंट है ना हमारे पास। तो यहां से क्या बोलोगे, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वन ऑफ द सब सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो अल्टीमेटली सीक्वेंस का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो ये जो नोट मैंने लिखा है इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 नोट्स यू कैन एक्चुअली से समथिंग अबाउट द कन्वर्जेंट नेचर ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम लिखती हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, और ये थ्योरम क्या होगी देखते हैं। ओके, गिव मी अ मिनट। तो ये थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, लेट मी राइट इट फॉर यू, दिस इज थ्योरम नंबर 3। एक्चुअली अगर देखोगे तो जो पॉइंट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको भी कंसीडर कर ही सकते हो एज अ थ्योरम्स में, बट अलग रखो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो दिस थ्योरम सेज इफ अ सीक्वेंस diverges to, if a sequence an diverges to where, diverges to infinity, ठीक है, या फिर माइनस इन्फिनिटी, मैं दोनों थ्योरम्स को एक में लिख दे रही हूं। तो इफ अ सीक्वेंस एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी देन एवरी सब सीक्वेंस, ठीक है, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एन ऑल्सो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? और माइनस इन्फिनिटी, तो यानी कि अगर सीक्वेंस एन इन्फिनिटी पे जा रहा है तो उसके हर एक सब सीक्वेंस इन्फिनिटी पे ही जाएंगे, या अगर कोई सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है तो एवरी पॉसिबल सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये बहुत हेल्पफुल होगा। और ये थ्योरम्स में कुछ थ्योरम्स तो आपको यूज आएंगी एज अ एप्लीकेशन पार्ट, यानी कि क्वेश्चन दिया होगा उसमें आप अप्लाई करोगे, जैसे ऑड इवन वाला हमने सिखाया। कुछ आपको स्टेटमेंट्स में हेल्प करेंगे, सेक्शन बी में ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स पूछते हैं। ठीक है, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट द कन्वर्स पार्ट। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट जो है हमारे पास, कन्वर्स पार्ट ऑफ द थ्योरम 3
नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है, नीड नॉट टू बी ट्रू कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास सब सीक्वेंस इन्फिनिटी पे जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो क्या हमारे पास सीक्वेंस भी इन्फिनिटी पे जाएगा? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। जैसे एक सीक्वेंस लेते हैं an हम लोग, और वो क्या है, सपोज करो -1 की पावर n इंटू n ले लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो an क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वो n लिखा हुआ है अगर n कैसा है, ऑड है। -n लिखा हुआ है अगर n कैसा है हमारे पास, इवन है। तो अब इस केस में आप देख लो फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरे a2n वाला सब सीक्वेंस है वो कहाँ जा रहा है, यानी कि जो इवन वाला वो -इन्फिनिटी पे जा रहा है, और जो a2n -1 यानी ऑड वाला है वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। बट जो हमारा सीक्वेंस है an वो डाइवर्जेंट है फॉर श्योर, लेकिन हम उसका लिमिट नहीं बता सकते कि डाइवर्ज कहाँ कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे कर रहा है या -इन्फिनिटी पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन +∞ एंड -∞। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आप याद रखना, सेक्शन बी में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। क्लियर? अब एक दो थ्योरम हमारे पास और बची हैं, सो आई एम थिंकिंग टू फिनिश देम सो दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास हम कॉची सीक्वेंस से स्टार्ट कर पाए। एंड डोंट वरी, सब सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, तो फिनिश ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए। तो अभी हमने पढ़ा थ्योरम कि हमारे पास इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, गुड। एंड नेक्स्ट एक थ्योरम और पढ़ लेते हैं, एक दो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, और फिर हमारा ये जो सब सीक्वेंस का टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझो आपकी एक क्लास मतलब इट डजेंट हैपन वेरी लाइक रेगुलरली, बट कभी कभी ऐसा होता है कि लेक्चर बहुत शॉर्ट हो जाता है। जैसे अब तक पूरे सीक्वेंस के कोर्स में आपको एक ही लेक्चर मिला होगा, लास्ट वाला 25 मिनट्स का। बाकी कभी कभी आपको ज़्यादा भी मिल जाता है टाइमिंग जो है लेक्चर का, तो उससे टेंशन फ्री रहा करो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये क्या कहती है कि एवरी सीक्वेंस, ठीक है, एवरी सीक्वेंस व्हाट contains a monotonic subsequence, contains a monotonic subsequence। देखो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मान लो सेक्शन बी में ऐसा कोई स्टेटमेंट पूछ लिया कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोनोटोनिक सबसीक्वेंस ऑफ दैट सीक्वेंस, ऑब्वियसली दैट वुड बी फॉल्स। क्योंकि अगर हमारे पास सीक्वेंस है तो उसका हम एटलीस्ट एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस तो ढूंढ के बता ही सकते हैं फॉर श्योर। ठीक है, तो अगर हमारे पास सीक्वेंस है तो उसका एक सब सीक्वेंस हम ऐसा ढूंढ के जरूर दे देंगे जो कैसा होगा, मोनोटोनिक होगा। क्लियर? अब वहीं पे देखो एक और थ्योरम है हमारे पास, और इन दोनों थ्योरम को हम रिलेट करके एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, देखना जरा ध्यान से। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर, व्हाट हैपेंस टू इट, दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर कंटेन्स व्हाट, कंटेन्स अ कन्वर्जेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, कि सीक्वेंस कैसी भी हो लेकिन अगर वो बाउंडेड है तो उसके पास एटलीस्ट एक दो, हमारे पास एक तो सब सीक्वेंस हमेशा ऐसी होगी जो कन्वर्जेंट हो। अब ये रिजल्ट प्रूफ कैसे हो रहा है जरा देखो ध्यान से। एक इंफॉर्मेशन तो हमको, आई थिंक ये आप सबको पता होगा, क्या, कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो an है वो कैसी है, इफ सीक्वेंस an इज बाउंडेड, तो उसकी हर एक पॉसिबल सब सीक्वेंसेस जो होंगी वो कैसी होंगी, बाउंडेड होंगी। देन ank इज बाउंडेड फॉर ऑल nk, है ना। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर हमारे पास सब सीक्वेंस बाउंडेड है तो पक्की बात है उसकी जितनी भी सब सीक्वेंसेस होंगी वो सब बाउंडेड होगी, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एवरी सब सीक्वेंस
ऑफ ए एन इज वॉट, ए एन इज बाउंडेड। ये चीज हमेशा याद रखना, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका हर एक सब सीक्वेंस बाउंडेड होगा। अब सीक्वेंस बाउंडेड हो गया और हमने एक थ्योरम पढ़ी है, बाय थ्योरम व्हाट वी हैव स्टडीड कि एवरी सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। देखो तो अब अगर ये सीक्वेंस जो है वो एटलीस्ट एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस रखती है तो वही मोनोटोनिक सब सीक्वेंस जो होगी वो बाउंडेड भी तो होगी, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड गिवन है इस वाले रिजल्ट में। और जो भी सीक्वेंस, बेसिकली देखो तो सब सीक्वेंस एक सीक्वेंस ही है ना, तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड और मोनोटोनिक दोनों हो गई तो अल्टीमेटली वो क्या बन गई, दैट इज गोइंग टू बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो वही लिखा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर कंटेन्स अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, तो ये था हमारे पास सब सीक्वेंस के कुछ रिजल्ट जो इम्पोर्टेंट थे, और सब सीक्वेंस में बस इतनी चीजें पढ़ने को है हमारे पास, और कुछ खास पढ़ने को नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स पढ़ लो सब सीक्वेंस के, एंड देन यू आर गुड टू गो विद द सब सीक्वेंस। कुछ क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली कराऊंगी सब सीक्वेंस के, बट एंड में कराऊंगी। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक, ओके गिव मी अ मिनट, तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, कॉशी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉशी सीक्वेंस पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी थियोरेटिकल चीजें हैं वो पढ़ेंगे, प्लस हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, और अलॉन्ग विद दिस हमें सब सीक्वेंस के भी क्वेश्चंस करने। ओके, एक और चीज रह गई हमारे पास, होमवर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन करना था, वो रह गया। तो ठीक है, हम कोई बात नहीं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या फिर मैं एक काम करूंगी, मैं एक 20-25 मिनट का क्लास बना के अपलोड कर दूंगी जहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा मुझे ठीक लगेगा वो मैं कर दूंगी, बट टिल देन you people please keep watching these lectures and keep sharing it with the students who really need such kind of sources. All right, so and again I'm telling you, if you have any problem in any of the topic that we are currently teaching you, feel free to ask either on Telegram in our group or in the comment section. We would be happy to answer all your questions. All right, so keep watching and studying hard, because यू विल नेवर नो कि एग्जाम कब पास आ गया और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।